नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 2 आपका जो उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह हैं उनसे संबंधित ये क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका यूकेपीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, पटवारी, लेखपाल, पुलिस, कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी या कोई भी अन्य परीक्षा, जो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह का पूरा अध्याय। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैप्टर के बाद आपको एक टॉपिक के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस क्लास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मैं आपको सिर्फ किताब की बातें नहीं बताऊंगा। मैंने अपने आप जो हाथों से लिखे नोट्स, जो हैंड रिटन नोट्स थे, उनको टाइप करके ये बनाया हुआ है। एक एक पॉइंट को परीक्षा के अनुसार चुना है और सिर्फ वही जानकारी शामिल की है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है या जिनकी पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। आप खुद भी इन नोट्सों को मिलाकर देख सकते हो कि ये नोट्स काफी सोच समझकर बनाए गए हैं और पूरी बुकों का जो ढंग से गहन अध्ययन करने के बाद इसमें वही फैक्ट चुने गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जो फालतू विश्लेषण होता है वो इसमें नहीं जोड़ा गया है, इसमें वही फैक्ट जोड़े गए हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो स्मार्ट स्टडी का अप्रोच है वही है ये। ठीक है, इसलिए मेरी आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप जुड़े रहना, ताकि हर मिनट आपके एग्जाम के लिए कीमती होने वाला है। और आज की क्लास में सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि हर तथ्य के पीछे का अर्थ भी समझाऊंगा, ताकि आपको रटना न पड़े, बल्कि चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो आज की यह क्लास आपकी तैयारी को एक नया स्तर देने वाली है। तो चलिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उत्तराखंड की हर महत्वपूर्ण क्लास सबसे पहले आपको मिले इसके लिए आप बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आपको सभी जानकारी समय पर और जल्दी मिल पाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं, अब शुरू करते हैं। आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह। यह एक ऐसा विषय है जिसमें लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे या घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इसे सिर्फ याद नहीं करेंगे, बल्कि इसकी पूरी अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे। दोस्तों, मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूंगा जो परीक्षा में आए हुए हैं इसमें से, तो आप इस वीडियो को बहुत ढंग से, अगर यही वीडियो आप देख लोगे तो आप खुद बुक उठा के देखना। मैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही ऐसे कह रहा हूँ, आप बुक उठा के देखो और खुद भी पढ़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो तथ्य है कि नहीं है, या पूरी बुक छापने वाली बात है कि या रियल हैंड रिटन कॉन्सेप्ट है इसमें से। ठीक है, जहां जहां परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं उन्हें अलग से भी बताऊंगा और साथ साथ ट्रिक भी दूंगा, जिससे एग्जाम हॉल में उत्तर तुरंत याद आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें, क्योंकि आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करने हैं। चलिए, सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह क्या है, इसे कब बनाया गया और इसके प्रत्येक भाग का क्या महत्व है। दोस्तों, यह जो हैंड रिटन नोट्स पर आधारित जो आधिकारिक स्रोतों से संबंधित अत्यंत गहन और प्रमाणिक मार्गदर्शिका है, जो आपकी आगामी परीक्षा जैसे यूपीएससी, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और अन्य सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य गठन एवं प्रशासनिक संरचना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ढंग से बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना एवं पृष्ठभूमि, ये आपके फास्ट रिवीजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और डीप रिवीजन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? आपकी 9 नवंबर 2000 को हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। ये किस राज्य को काट के हुई, मतलब किस राज्य से अलग करके हुई? तो उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर।
कितने हिमालयी जिलों को काटकर? 13 हिमालयी जिलों को काटकर। ठीक है, अब मैंने ये भी आपको बता दिया है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। मैंने इसमें वही फैक्ट जोड़े हैं जो असल परीक्षा के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काट करके? 13 हिमालय जिलों को काटकर भारतीय गणतंत्र का कितना 27वां राज्य बना? कौन? उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की स्थापना आपका हो गया क्लियर कि 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, किस राज्य को काट करके? उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना? उत्तराखंड। और उसके कितने जिले काटकर? 13 जिले काटकर। हिमालयी राज्यों के क्रम में यह देश का 11वां राज्य है। ठीक है, अब भारतीय गणतंत्र के क्रम में कितनावां राज्य है? तो भारतीय गणतंत्र के क्रम में ये 27वां राज्य है और हिमालय राज्यों के क्रम में यह कितना है? 11वां राज्य है, जो सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये क्या करता है? भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है, ये हो गया ना आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर को हुई। किस राज्य को काट के हुए? उत्तर प्रदेश राज्य को काट के हुए। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काट कर हुई? तो 13 जिलों को काट कर हुई। भारतीय गणतंत्र का कितनावां राज्य है? ये 27वां राज्य है भारतीय गणतंत्र का। ठीक है, और हिमालय राज्यों के क्रम में यह देश का कितनावां राज्य है? 11वां राज्य है। ठीक है, तो अब चलते हैं, अगला है कि जो इसमें एक महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में कुल आपके 13 जिले हैं। 13 जिलों को याद करने की एक शॉर्टकट लिख तो नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे पास अभी वो साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। पहले तो सबको पता ही होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है तो वो याद रखना। उटी, देहा, चने, अपी, पोरु, पुआ, चौ। फिर से याद कर लो। उटी, देहा, चने, अपी, पोरु, पुआ, चौ। इससे आपको उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं वो एक ही नजर में याद हो जाएंगे। ठीक है, अगला, अब हम चलते हैं अगला कि उत्तराखंड में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तराखंड में कुल कितनी तहसीलें हैं? 110। राज्य गठन के समय मात्र कितनी तहसीलें थी? 49 तहसीलें थी। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो गए। जैसे कि उत्तराखंड में राज्य गठन से पहले कितने तहसीलें थी, इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो कितनी हैं? 49 तहसीलें थी। अगला है कुल विकासखंड। तो उत्तराखंड में कुल विकासखंड या ब्लॉक कितने हैं? तो उत्तराखंड में कुल कितने विकासखंड है? तो ये 95 विकासखंड या ब्लॉक हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रशासनिक मंडल और संरचना की ओर। तो जो आपका इसका प्रशासनिक मंडल और संरचना है तो वो है आपका उत्तराखंड का जो प्रशासनिक दृश्य 2 प्रमुख मंडलों में विभाजित है। तो उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं? तो उत्तराखंड में आपके 2 मंडल हैं। एक मंडल है आपका कुमाऊं मंडल और दूसरा है आपका गढ़वाल मंडल। ठीक है, तो सबसे पहले कुमाऊं मंडल पढ़ते हैं। इस मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जिलों वाला और सबसे कम जिलों वाला मंडल कौन सा है? तो ये प्रश्न भी इससे बन जाएगा। तो जो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है वो आपका गढ़वाल मंडल हो जाएगा और जो सबसे कम जिलों वाला मंडल है वो है आपका कुमाऊं मंडल। तो कुमाऊं मंडल में कुल कितने जिले लगते हैं? तो 6 जिले। इसकी ऐतिहासिक स्थापना 1814 में मानी जाती है। तो कुमाऊं मंडल की जो स्थापना मानी जाती है ये कब मानी जाती है? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना 1814 में मानी जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नैनीताल में स्थित है। अगला आ जाएगा आपका कि गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल में कितने जिले आते हैं आपके? तो गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो 7 जिले। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1964 में। अब हो गया दोनों के दोनों क्लियर कि कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इसकी ऐतिहासिक स्थापना कब हुई? 1814 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नैनीताल। कुमाऊं मंडल आपका फिनिश हो गया। कुमाऊं मंडल के बाद अब आता है आपका गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 1964 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, अब आपके ये दोनों के दोनों निपट गएंगे। अगला है आपका राजकीय प्रतीक चिन्हों का विस्तृत विवरण। तो जो राजकीय प्रतीक चिन्ह हैं उनका विस्तृत विवरण मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ। आप इसमें कहीं पर भी स्किप मत करना, क्योंकि वही जानकारी इसमें ऐड है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इसमें छूटा होगा 1-2 पॉइंट वो भी मैं बता के ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए आप कहीं पर भी स्किप मत करना। अगला है राजकीय प्रतीक चिन्हों का विस्तृत विवरण। तो जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में अब बताने वाला हूँ कि जो राजकीय चिन्ह है स्टेट एम्ब्लेम। तो उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह का आवंटन वर्ष 2001 में हुआ। अब देखो पहला प्रश्न आ गया कि राजकीय चिन्हों का आवंटन कब हुआ और किसके द्वारा हुआ। तो राजकीय चिन्हों का आवंटन कब हुआ, वो हुआ आपका 2001 में। और किसके द्वारा हुआ, तो ये हुआ उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस चिन्ह का वैचारिक और प्रतीकात्मक स्वरूप निम्नानुसार है। तो इसका जो प्रतीकात्मक स्वरूप है, तो पहला भौगोलिक आकार। तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक आकार है, तो इसका आकार किसका, राज्य चिन्ह का। और उत्तराखंड का, तो इसका आकार जो है समचतुर्भुजा, ठीक है, समचतुर्भुज आकार जैसा है। किसका आकार है ये, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय चिन्हों का आवंटन वर्ष 2001 में किया गया। ठीक है, किस सरकार द्वारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा। इस चिन्ह का वैचारिक और प्रतीकात्मक स्वरूप निम्न प्रकार है। कैसा है चिन्ह, समचतुर्भुजाकार का। ठीक है, पर्वतीय चोटी, इसमें 3 पर्वतीय चोटियों को दर्शाया गया है जो राज्य की अखंडता और ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब एक प्रश्न बन जाएगा कि जो राज्य की 3 पर्वत चोटियां हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ऊंचाई और अडिगता, ठीक है, अडिगता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला आ जाएगा कि अशोक की लाट। अब ये किसके लिए बताया गया है, जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है ना, तो वो इस प्रकार का है। उसका आकार है समचतुर्भुजाकार, उसमें पर्वत चोटियां हैं कितने, 3 पर्वत चोटियों की किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अडिगता और ऊंचाई का प्रतिनिधित्व। उसमें अशोक की लाट है, बीच में चोटी में पृष्ठभाग में सम्राट अशोक की प्रसिद्ध लाट अशोक स्तंभ को अंकित किया गया है। किसमें किया गया है, ये राजकीय चिन्ह में। अगला है सत्यमेव जयते। तो अशोक की लाट के नीचे संस्कृत में लिखा गया है सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा है। उत्कीर्ण है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका मुंडको उपनिषद से। हो गया, यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। एक एक फैक्ट मैं आपको इतनी ढंग से समझा रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हो, आप देख रहे होंगे। अब जल धाराओं की बात आती है कि चिन्ह के नीचे, किस चिन्ह के नीचे, जो सत्यमेव जयते है, इस चिन्ह के नीचे क्या है, 4 नीले रंग की जलधाराएं, 4 नीले रंग की जलधारा। इस प्रकार से जलधारा है। ये आपका जो राज्य प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, इस प्रकार से राज्य प्रतीक चिन्ह है। 4 नीले रंग की जलधाराएं दिखाई गई हैं। ये धाराएं उत्तराखंड की जीवनदायी नदियां। अब देखो, अब एक प्रश्न ये बन जाता है कि उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह है उसमें जो 4 जलधाराएं हैं, क्या है, जो 4 जलधाराएं हैं, तो वो जलधाराएं कौन कौन सी नदियों के हैं। अब 4 जलधाराओं में जो पहली नदी है वो है आपका गंगा, दूसरी है आपकी यमुना, तीसरी है आपकी पश्चिमी रामगंगा और काली नदी। अब कुल मिला के बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा राजकीय चिन्ह है उसमें कहते हैं कि 4 नीले रंग की जलधाराएं हैं, तो वो जलधाराएं किन नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किन का करते हैं, पहली होगी आपका गंगा, यमुना, पश्चिमी रामगंगा और काली नदी, ठीक है। आप इसको ढंग से समझ गए होंगे। अगला चलते हैं फिर कि रंगों का महत्व। इसमें प्रयुक्त लाल रंग, अब उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है, राज्य आंदोलन के अमर शहीदों और आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक है। किसमें, जो राज्य चिन्ह है। तो राज्य चिन्ह में क्या है कि जो लाल रंग है वो किसका है, अमर शहीदों और आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक है। जबकि जो सफेद रंग है वो शांति और सौहार्द का सूचक है, ठीक है, सौहार्द का सूचक है। इसका जो इसमें 2 रंग हैं, एक है लाल रंग, एक है सफेद रंग। जो लाल रंग है, लाल रंग शहीद और आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक है, जबकि जो सफेद रंग है वो शांति और सौहार्द का सूचक है। अगला है विशेष तथ्य में प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक। तो जो प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं वो हैं आपके जगमोहन रौतेला। अब मैंने आपको एक इससे पहले जो सीरीज कराई है एमसीक्यू सीरीज, उसमें मैंने बताया है कि प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक, प्रसिद्ध लेखक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड में बहुत सारे बन रहे हैं। तो प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है, आपके जगमोहन रौतेला है। अगला है राजकीय खेल। अब देखो ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार बना हुआ है, ठीक है। इसमें ज्यादातर लड़के कंफ्यूज होके क्या लिख देते हैं, हॉकी लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाने वाला हूँ कि असली में इसका आंसर सही है क्या, ठीक है। तो आप ढंग से इसको देख लो,
मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो राजकीय खेल जो है हमारा, वो स्टेट स्पोर्ट्स जो है वो है आपका फुटबॉल। ठीक है, क्या है आपका? फुटबॉल। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 11 अगस्त 2011 को फुटबॉल को राज्य का आधिकारिक खेल घोषित किया गया। कब किया गया? अब देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को आधिकारिक खेल कब घोषित किया गया? पहला पहला क्वेश्चन ये है कि राज्य का खेल क्या है? आपका फुटबॉल हो गया। अब दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि जो उत्तराखंड सरकार द्वारा कब फुटबॉल को आधिकारिक खेल घोषित किया गया? तो आधिकारिक खेल इसको कब घोषित किया गया? आपका 11 अगस्त 2011 को घोषित किया गया। और पर्वतीय क्षेत्रों में फुटबॉल की अत्यधिक क्या है लोकप्रियता और युवाओं की शारीरिक सुदृढ़ता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? समझ रहे उस चीज से कुछ? यह निर्णय ले लिया गया कि इसको क्या करते हैं, उत्तराखंड का आधिकारिक खेल घोषित कर देते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाएगा आपका कि राजकीय भाषा। ठीक है, तो जो आपकी राजकीय भाषा है, तो राजकीय भाषा क्या है? अब शुरू हो रहा है ये। अब राजकीय खेल से आप समझ लो, जो आपका राजकीय खेल है, स्टेट स्पोर्ट्स है जो, तो वो है आपका फुटबॉल। ठीक है, और उत्तराखंड सरकार द्वारा कब इसको आधिकारिक खेल घोषित किया गया? तो ये 11 अगस्त 2011 को इसको खेल घोषित। तो जो राजकीय खेल है उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जो फुटबॉल को राजकीय आधिकारिक खेल घोषित किया गया था वो कब किया गया था? 11 अगस्त 2011 को। ठीक है, किसको किया गया था? फुटबॉल को किया गया था। अगला है आपका राजकीय भाषा। तो स्टेट लैंग्वेज जो है, उत्तराखंड में 2 आधिकारिक भाषाएं स्वीकृत हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहो। कि जो प्रथम राजभाषा है, तो प्रथम राजभाषा क्या है आपकी? हिंदी। अब राजभाषा मतलब होती है राजकाज की भाषा। तो प्रथम राजकाज की भाषा क्या है आपकी? हिंदी। और राज्य गठन से ही आधिकारिक भाषा है ये। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि पहली भाषा हमारी क्या है? पहली जो राज्य भाषा है वो क्या है आपकी? हिंदी है। ठीक है, अगला है जो द्वितीय राजभाषा। तो हमारी जो द्वितीय राजभाषा है, ठीक है, जो उत्तराखंड की जो स्टेट लैंग्वेज, पहली तो हिंदी हो गया, दूसरी क्या है आपकी? संस्कृत। ठीक है, जिसे वर्ष 2010 में उत्तराखंड सरकार द्वारा द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्यों में से एक है। ठीक है, अब बात यह है कि हमारी जो पहली राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। राज्य गठन की से ही आधिकारिक भाषा ये थी हमारी, क्या थी? हिंदी। तो अगर प्रश्न बन गया कि उत्तराखंड में आधिकारिक कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, तो तब आ जाएगा तो कौन कौन सी है? हिंदी और संस्कृत। पहली आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 2010 में दिया गया। यहाँ से सभी प्रश्न आपके हो चुके थे। अब अगला आता है उत्तराखंड राज्य गीत, स्टेट एंथम। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, तो उत्तराखंड का जो आधिकारिक राज्य गीत है यह है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, जो उत्तराखंड का राज्य गीत, राष्ट्रगान, ये सब अलग होते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको ढंग से समझा रहा हूँ। उत्तराखंड का जो आधिकारिक राज्य गीत है ये है आपका उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये क्या है? आपका आधिकारिक राज्य गीत है। ठीक है, एक प्रश्न ये बन गया आपका। अगला है आपका घोषणा की तिथि। क्या घोषणा की तिथि? कि उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है इसकी घोषणा की तिथि, इसको कब राजकीय गीत घोषित किया गया? तो इस गीत को आपका 6 फरवरी 2016 को, कब? 6 फरवरी 2016 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया और इसको घोषणा की गई कि ये क्या है? आपका राजकीय गीत है। ठीक है, कब की गई? 6 फरवरी 2016 को। अगला है गीत चयन समिति के अध्यक्ष। तो ठीक है, अब इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, इस चीज को आप याद रख लो कि उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है, यह राजकीय गीत की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब किसने यह चयन किया था कि इसको राज्य गीत बनाया जाए? तो जो वो समिति थी जो इस गीत को चयन करने वाली थी,
तो उसके जो मुख्य अध्यक्ष थे ना, जो अध्यक्ष थे, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोरी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटोरी उनका नाम। ठीक है, तो गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मण सिंह बिष्ट। ठीक है, अगला है आपका लेखक और गीतकार। सुप्रसिद्ध लेखक हेमंत बिष्ट द्वारा रचित है। अब देखो, यह जो हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। इस चीज को आप याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, कि जो लिखा गया है वो किसके द्वारा रचित है? हेमंत बिष्ट के द्वारा रचित है। क्या रचित है? उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है ये हेमंत बिष्ट द्वारा रचित है। अगला है आपका कि स्वर गायक, मतलब इस गीत को किसने गाया है? तो इसको उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और गायिका अनुराधा निराला ने इसे अपनी मधुर आवाज में गाया है। ठीक है, किस गीत को? उत्तराखंड के जो राजकीय गीत है उसको। उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है वो क्या है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सत वंदन अभिनंदन। हो गया। अब है इसकी घोषणा कब की गई? तो इसको राज्य गीत बनाने की घोषणा 6 फरवरी 2016 को आधिकारिक रूप से की गई। इसके जो चयन समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो लक्ष्मण सिंह बिष्ट जी थे। और जो लेखक थे वो लेखक हैं हेमंत बिष्ट जी। और जो स्वर गायक के दिए थे इसमें, तो वो दिए थे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला जी ने दिए थे। अब अगला है आपका उत्तराखंड राज्य के वाद्य यंत्र। अब वाद्य यंत्र से काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब, और ये स्टेट इंस्ट्रूमेंट है राज्य का जो वाद्य यंत्र है, तो वो है आपका ढोल दमाऊ। ठीक है, तो ढोल क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो उत्तराखंड की संस्कृति में रचे बसे ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है, जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? आपका ढोल है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो गया। घोषणा वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा इसकी घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई? राज्य वाद्य यंत्र की। अब राज्य वाद्य यंत्र की घोषणा कब की गई? एक प्रश्न बन जाता है आपका 2015 में। किसके द्वारा की गई? तत्कालीन मुख्यमंत्री। 2015 में मुख्यमंत्री थे आपके मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया? उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र जो है वो किसको बनाया गया है? आपका ढोल को बनाया गया है। ठीक है, यह हो गया आपका। अब समिति की सिफारिश पे, किस समिति की सिफारिश पे उत्तराखंड की जो स्टेट इंस्ट्रूमेंट ढोल है उसको जो राज्य वाद्य यंत्र बनाने की घोषणा किस कमेटी की सिफारिश पे हुई थी? तो यह घोषणा आपकी भंडारी कमेटी की सिफारिश पे आधार पर की गई थी। तो भंडारी जो कमेटी थी उन्होंने सिफारिश की थी कि राज्य जो वाद्य यंत्र है उसको ढोल को बनाया जाए, तो ये समिति थी। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखना, भंडारी कमेटी वाला प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है आपका सांस्कृतिक महत्व। तो ढोल को उत्तराखंड में एक मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है। मंगल वाद्य यंत्र का मतलब होता है मांगलिक कार्यों में जिसका प्रयोग होता है, या अच्छे कार्यों में। जहां भी देखा होगा आपने उत्तराखंड में ढोल दमाऊ का काफी प्रयोग माना जाता है। ठीक है, और काफी मान्यताएं भी इसके पीछे हैं। तो ढोल को उत्तराखंड में एक मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है जिसका प्रयोग हर शुभ कार्य, देखो हर शुभ कार्य में, पूजा अनुष्ठान में, लोक उत्सवों में अनिवार्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ढोल पर गहन वैज्ञानिक और सांस्कृतिक शोध करने वाले प्रमुख व्यक्ति उत्तम दास हैं। तो ढोल पर शोध करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो क्या हैं? आपके उत्तम दास जी हैं। उत्तम दास जी ढोल पर शोध करने वाले आपके प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये यहाँ तक जो आपका राजकीय वाद्य यंत्र है वहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम इसमें आपको पूरे वो प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में पूरे बने हुए हैं। आप एक वीडियो में आपका पूरा ही कवर करा देंगे। ठीक है, अगला है आपका कि उत्तराखंड के जो राजकीय पशु है, अब मस्क डियर या स्टेट एनिमल्स, तो आपका जो स्टेट एनिमल्स है, राजकीय पशु है, वो क्या है? आपका कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग है, जो अपनी नाभि में पाए जाने वाली सुगंधित कस्तूरी। कस्तूरी मृग किस लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो आपका जो राजकीय पशु हो गया वो क्या हो गया आपका मस्क डियर। मस्क डियर क्या है आपका राजकीय पशु है। ठीक है, पशु और पक्षी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग किस लिए प्रसिद्ध है, उसके नाभि में क्या होता है, कस्तूरी होती है। अब वैज्ञानिक नाम जो कस्तूरी पशु है, जो कस्तूरी मृग है, जो उसका वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस कास्मोगास्टर। ठीक है, मास्कस कास्मोगास्टर है इसका नाम। इसे सामान्य बोलचाल में मस्क डियर कहा जाता है। किसे कहा जाता है मस्क डियर, राजकीय पशु को। अब राजकीय पशु कौन है आपका, कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। अब ये आप ढंग से समझ गए होंगे कि उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय पशु है वो है आपका कस्तूरी मृग। ध्यान से समझ लो, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, इसकी नाभि में मिलता है कस्तूरी, तो ये कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध है। दो प्रश्न हो गए। इसका वैज्ञानिक नाम मास्को कास्मोगास्टर। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। और इसी बोलचाल भाषा में क्या कहा जाता है, मस्क डियर। क्या कहा जाता है, मस्क डियर। अब इसका जो वर्गीकरण है, यह प्राणी किस कुल का है ये देखना है हमको। तो यह प्राणी अगुलोटा कुल और मोसिडे कुल का क्या है, सदस्य है, फैमिली का क्या है, सदस्य है। अब देखो प्रश्न आ जाएगा कि कस्तूरी मृग किस कुल का पौधा है। ठीक है, तो किस कुल का प्राणी है, सॉरी किस कुल का प्राणी है, तो अगलोटा कुल का क्या है, प्राणी है। अगला आ जाएगा कि इसकी जो शारीरिक विशेषता है क्या है। इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है लगभग कितनी होती है, तो ये 20 इंच इसकी क्या होती है, हाइट होती है। इसकी हाइट कितनी होती है आपकी, 20 इंच होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, जिस पर काले और पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस पर क्या होते हैं, काले और पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब देखो इसकी ऊंचाई से प्रश्न है, तो इसकी हाइट होती है आपकी 20 इंच। इसका रंग क्या होता है, इस पे काले और पूरे पीले धब्बे होते हैं। कस्तूरी मृग की मुख्य विशेषता यह है कि इसके सिंग नहीं होते हैं। तो जो कस्तूरी मृग की मेन विशेषता है वो क्या हो गई, कस्तूरी मृग में क्या नहीं होते हैं, सिंग नहीं होते हैं। और इनकी जो औसत आयु लगभग होती है वो कितनी होती है, तो जो कस्तूरी मृग की जो आयु होती है, मतलब कब तक ये जीवित रहते हैं लगभग में, तो ये है 20 वर्ष। अब करेक्ट 20 वर्ष नहीं है, लगभग में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 से थोड़ा 1 साल आगे पीछे हो जाए, तो इस प्रकार भी होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से पूरा डिफाइन करा देता हूँ आपको कि इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो आपका 20 इंच है। इसका जो रंग होता है इस पे काले और पीले धब्बे होते हैं। कस्तूरी मृग की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें सिंग नहीं होते हैं। और इसकी जो आयु होती है लगभग कितनी वर्ष होती है, 20 वर्ष होती है। अब आता है आवास और ऊंचाई। यह हिमालयी क्षेत्र में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में मत लेना। पहली बात बता दूं मैं आपको, कभी भी ये टपक जाएगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लो। ये है आपका कि आवास और ऊंचाई पर हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है, जो हिमालयी क्षेत्र में 3000 मीटर से 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो जो हिमालयी क्षेत्रों में कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाइयों में पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए इसको ढंग से याद कर दो। 36-44 भी इसको बोल सकते हो आप, जिससे आपको याद हो जाएगा 36-44। ठीक है, 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अलावा यह कश्मीर में, कहाँ, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में। और आपका अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप लिख के ले लो ढंग से। ठीक है, कि ये तो हिमालय क्षेत्र में ये इतने ऊंचाई पे पाए जाते हैं, इसके अलावा कश्मीर में ये पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इन्हें देखा जाता है। उत्तराखंड के मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती है। उत्तराखंड में इनकी मुख्य रूप से कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो उत्तराखंड में इनके मुख्य रूप से 4 प्रजाति पाई जाती है। भोजन, तो इस ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में बना हुआ है कि इसका मुख्य और प्रिय भोजन क्या है, तो इसका मुख्य और प्रिय भोजन है आपका केदारपाती नामक वनस्पति होती है, वो इसका क्या है, मुख्य भोजन है। अरे एक मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में बना हुआ है। अब आता है कस्तूरी मृग मस्क डियर। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी किस में पाई जाती है, केवल नर में ही पाई जाती है। ठीक है, नर मतलब मेल में ही पाई जाती है। यह एक ग्रंथि से स्रावित होती है। यह क्या होती है, एक ग्रंथि से स्रावित होती है जो उसकी नाभि के पास होती है। यह एक बार में लगभग 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त करता है। अगर
कि कस्तूरी मृग से कस्तूरी मिलेगा तो ये कब मिलता है, ये 3-3 वर्ष के अंतराल में निकलता है। और कितना निकलता है, मात्र 30 से 45 ग्राम निकलता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा डिफाइंड हो गया होगा। अगला है संरक्षण और एवं अनुसंधान। ये प्रश्न, ये चारों के चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख दो, और इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखो, क्योंकि ये प्रश्न 101% बनने की संभावना है। क्यों, अगर ये नहीं बनेंगे तो इनका वर्ष जरूर बनता है। ठीक है, आपने बहुत बार परीक्षा में देख भी लिया होगा, ये नहीं बनेगा तो ये कहाँ स्थित है, ये जरूर बनेगा, और ये बन भी चुका है। इस बार की पटवारी परीक्षा में भी बना था, अन्य सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सर्वप्रथम केदारनाथ वन्य जीव विहार में इसके संरक्षण की पहल की गई। किसके संरक्षण की पहल, तो कस्तूरी मृग की जो संरक्षण की पहल की गई, सबसे पहले कहाँ की गई थी आपका, तो केदारनाथ वन्य जीव विहार में की गई थी। कब की गई थी आपकी, तो ये की गई थी आपकी 1972 में। हो गया। अब आता है मेहरुरी कस्तूरी मृग अनुसंधान। ये आपको याद रखने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो ये प्रश्न है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न बन जाता है, क्योंकि ये जो थोड़ा मेहरुरी शब्द थोड़ा अलग टाइप का जैसे लगता है, तो ये कंफ्यूजन बना देता है कि मेहरुरी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका बागेश्वर में है। कहाँ है, बागेश्वर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977। हाँ, ये लिखा है हमने कि बागेश्वर जिले में क्या है, कस्तूरी मृग, मेहरुरी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अब आता है आपका अगला कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण के लिए जो केंद्र है, इसकी स्थापना कब की गई और ये कहाँ है, तो जो कांचुला खर्क है आपका, वो आपका चमोली में है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1900, देखो ये लिखा है, ये 1962 में क्या हुई इसकी, 62-82। ठीक है, तो ये देखो आप हैं, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की जो स्थापना हुई थी, तो ये 1982 में हुई थी। और इस जो किस जिले में है ये, तो ये चमोली जिले में है। ठीक है, तो ये कहाँ है, किस जिले में है, चमोली जिले में। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई, आपकी 1982 में, और यह कहाँ है आपका, चमोली में स्थित है। ठीक है, अगला है सर्वाधिक जनसंख्या। तो पिथौरागढ़ में स्थित अस्कोट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये प्रश्न भी इस बार परीक्षा में बना था कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपका पिथौरागढ़ है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपका, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, आपके अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य में। ये अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में। तो यहाँ से आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला ये भी बता देता हूँ मैं, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये आपका चमोली में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1982 को हुई। मेहरुरी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बागेश्वर में। इसकी स्थापना कब हुई, 1977 में। ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण के तहत केदारनाथ वन्य जीव विहार, इसके संरक्षण की पहल की गई। अब देखो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव विहार कहाँ है, ये थोड़ा कमेंट में बता कर दिखाना आप थोड़ा। ठीक है, समझ जाऊंगा कि कितनी तैयारी है आपकी। अब है स्टेट फ्लावर। तो स्टेट फ्लावर जो आपका राजकीय पुष्प है, तो वो है आपका ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल के पीछे काफी ज्यादा मान्यताएं हैं। ये भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला पुष्प है। ठीक है, और ये इसके पीछे काफी ज्यादा मतलब मान्यताएं हैं। तो अब मान्यताएं न जानकर हमें एग्जाम के लिए जानना है। तो सबसे पहले जो राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर है, जो हमारा ब्रह्मकमल है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, जिसे हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। तो हिमालय पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो आपका हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है, आपका ब्रह्मकमल को कहा जाता है। अब ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका सुसूरिया अबवेल्टा। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आपका सुसूरिया अबवेल्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। अब जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि पुष्पों का सम्राट। अब ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि ऐसा भी ब्रह्मकमल वगैरह कुछ नहीं देगा, ऐसा देगा
कि पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो पुष्पों का सम्राट किसे कहा जाता है? पुष्पों का सम्राट कहा जाता है आपका किसको? ब्रह्मकमल को कहा जाता है। अब वनस्पति कुल, तो यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है ये? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। स्थानीय एवं पौराणिक नाम, स्थानीय भाषा में इसे कौलपद्म, ये बहुत महत्वपूर्ण, कौलपद्म या गंधमादन कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ में महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधी पुष्प के नाम से पुकारा गया है। अन्य राज्यों और देशों में जैसे नेपाल में इसे टॉपगोला और हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फूल कहा जाता है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसे दूधा फूल कहा जाता है। और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? टॉपगोला कहा जाता है। इसे धार्मिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधी पुष्प के नाम से भी पुकारा जाता है। स्थानीय एवं पौराणिक नाम है, स्थानीय भाषा में इसे कौलपद्म और गंधमादन पर्वत मादन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्मकमल को। अगला है जो ऊंचाई है, विविधता और ऊंचाई। यह पुष्प हिमालय क्षेत्रों में कितने में पाया जाता है? 4800 मीटर से 6000 मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। जैसे ये पता कहाँ मिलता है आपका? जैसे केदारनाथ, फूलों की घाटी, तो यहाँ ये ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ब्रह्मकमल की पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां हैं? तो ब्रह्मकमल के पूरे विश्व में 210 प्रजाति है, और उसमें से अकेले उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं? तो अकेले उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां? आपकी 24 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं। अब शारीरिक विशेषताएं एवं खिलने का समय। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। तो अगर प्रश्न बन गया कि ब्रह्मकमल के जो पौधे की ऊंचाई है लगभग कितनी है, तो ब्रह्मकमल के जो पौधे की ऊंचाई है लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्मकमल बैगनी रंग का एक अत्यंत सुंदर पुष्प है जो पीले हरे रंग के पत्तों बैक्ट्रस के आवरण के मध्य खिलता है। यह पुष्प वर्ष में केवल एक बार, वह भी अर्धरात्रि, आधी रात को पूरी तरह खिलता है। इसके खिलने का समय, देखो ये प्रश्न बनता है और एक ये बन जाएगा कि आधी रात को पूरा खिलता है और इसके खिलने का समय क्या है। तो ब्रह्मकमल के जो खिलने का समय है वो क्या है आपका? जुलाई से सितंबर। तो ब्रह्मकमल कब खिलता है आपका? जुलाई से सितंबर के महीने में ब्रह्मकमल खिलता है। ठीक है, आज मैं पूरा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर मैं इसकी छोटी छोटी क्लास लूँ तो ये कम से कम 10-12 क्लास में पूरा खत्म होगा, लेकिन मैं इसकी एक ही क्लास जो आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, 50 बार कोई वीडियो देखनी ना पड़े, एक ही वीडियो में आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका राजकीय पक्षी। तो जो राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, मोनाल है। वो क्या है? मोनाल है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर कहा जाता है, क्योंकि इसके रंग अत्यंत चटक और मयूर की भांति आकर्षक होते हैं। किसके? मोनाल के। मोनाल लगभग किसकी तरह दिखाई देता है? तो मोनाल लगभग दिखाई देता है आपका मयूर की तरफ। मयूर यानी मोर की भांति। जिस प्रकार मोर में जो रंग बिरंगे जैसे चटक कलर होते हैं, वैसे ही मोनाल में भी इस प्रकार के कलर, इसीलिए इसकी तुलना इससे की गई है। अगला है वैज्ञानिक नाम। तो लोफोफोरस इम्पिजनस क्या है? स्थानीय भाषा में इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है ये मोनाल का नाम है। क्या है? लोफोफोरस इम्पिजनस। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे मनियाल या मोनाल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न बनेगा कि मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मनियाल या मोनाल भी कहा जाता है। जैविक परिवार, यह फासियाडिने परिवार का सदस्य है। यह किसका सदस्य है? फासियानिडे परिवार का सदस्य है। ठीक है, लिंग भेद। इस प्रजाति में नर पक्षी को डफिया कहा जाता है। अब देखो ये प्रश्न बनता है। ठीक है, जो इसमें नर पक्षी होता है मोनाल, जैसे मोनाल नर को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा कि नर मोनाल को क्या कहा जाता है? तो नर मोनाल को कहा जाएगा डफिया, जबकि मादा पक्षी को क्या कहा जाता है? मोनाल कहा जाता है। या नर पक्षी को क्या कहा जाता है? तो नर पक्षी को डफिया कहा जाता है और मादा को कहा जाता है आपका मोनाल। यानी जो आपका मेल बर्ड होता है, तो मेल बर्ड को कहा जाता है आपका डफिया, और जो फीमेल बर्ड होती है उसे कहा जाता है आपका मोनाल।
अगला है भौगोलिक ऊंचाइयों और आवास। तो यह मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्रों में 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। यह पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि पहाड़ों की सुरक्षित चट्टानों और गुफाओं में अंडे देता है। कौन? ये है आपका मोनाल। मोनाल क्या करता है? अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है, ये क्या करता है? चट्टानों की और गुफाओं में क्या करता है? अपने अंडे देता है। ठीक है, अंडे देता है। यह मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में कितनी ऊंचाई पे पाए जाते हैं? 2500 मीटर, 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? मोनाल पाया जाता है। मोनाल में जो नर पक्षी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे डफिया कहा जाता है। मोनाल में जो मादा पक्षी होती है, मादा पक्षी को क्या कहा जाता है? उसे मोनाल कहा जाता है। मोनाल को जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो मनियाल या मोनाल कहा जाता है। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्न इसमें कर दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोजन की आदतें। मोनाल का जो मुख्य और सबसे प्रिय भोजन है वो क्या है? आपका आलू है। तो आलू क्या है? मोनाल का मुख्य और सबसे प्रिय भोजन है आलू। जो अपनी चोंच से जमीन खोदकर आलू निकालता है, जिसके कारण क्या होता है? यह पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है? मोनाल पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि इसको आलू बहुत पसंद है और इसका प्रिय आहार भी क्या है? आलू ही है। प्रिय भोजन जो क्या है? आलू है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर राज्य महत्व। मोनाल पूर्व में भारत के हिमालय प्रदेश का भी राज्य पक्षी था। वर्तमान में वेस्टर्न टैपोपेन है और वर्तमान में यह पड़ोसी देश नेपाल का भी राष्ट्र। अब देखो ये प्रश्न बन रहा है, ठीक है। अब तो इसको आप जरूर नोट करना कि उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त जो मोनाल है तो वो कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? या उत्तराखंड का तो राज्य पक्षी है, लेकिन कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये आपका कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका? तो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है आपका मोनाल। संरक्षण एवं गणना। तो संरक्षण एवं गणना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे अनुसूची 1 में रखकर पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। वर्ष 2008 में की गई आधिकारिक वन्य जीव गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल मोनाल पक्षियों की संख्या 919 दर्ज की गई है। तो इस प्रकार का प्रश्न बन जाता है कि उत्तराखंड में कुल मोनाल पक्षी कितने हैं? तो ये 919 दर्ज की गई है और 2008 में ये गणना की गई थी। संरक्षण में वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है वो कितना है? किस वर्ष का है? तो 1972 में वन्य जीव अधिनियम अनुसूची 1 में रखकर पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? आपका मोनाल को किया गया था। अब मोनाल का एक बार रिवीजन करा देते हैं कि आपकी जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोनाल। इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। इस पे रंग अत्यंत चटक होते हैं। इसकी तुलना किससे की गई है? मयूर मोर से की गई है। वैज्ञानिक नाम लोकोमोरस इंडिजिनस है। स्थानीय भाषा में इसे मनाल या मुनियाल कहा जाता है। जैविक परिवार ये फसियानिडे परिवार का सदस्य है। लिंग भेद। प्रजाति में जो नर पक्षी होती है उसे डफिया कहा जाता है। मादा पक्षी को मोनाल कहा जाता है। भौगोलिक ऊंचाई में जो हिमालय क्षेत्र में जो 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाया जाता है। यह पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। यह कहाँ रहती है? सुरक्षित चट्टानों और गुफाओं में अंडे देती है। इसका जो मुख्य भोजन है, जो प्रिय भोजन है वो आलू है। इसलिए ये जमीन खोदकर आलू निकालता है और ये आलू की खेती को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय महत्व। मोनाल पूर्व में भारत के हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। तो ये कहाँ का राज्य पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। वर्तमान में वेस्टर्न टैपोन है और वर्तमान में यह पड़ोसी देश किसका? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। संरक्षण अधिनियम गणना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में रखकर पूर्ण संरक्षण इसको प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? मोनाल को। वर्ष 2008 में इसके आधिकारिक वन्य जीव गणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल मोनाल कितने थे? 919 हैं। ठीक है। अब आया आपका राजकीय वृक्ष। अब राजकीय वृक्ष से इस टाइम काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष बुरांश है, जो वसंत ऋतु में संपूर्ण हिमालय को अपने लाल चटकीले फूलों से सुशोभित करता है। ठीक है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है बुरांश है, जो वसंत ऋतु में संपूर्ण हिमालय को लाल चटक रंगों से क्या करता है? सुशोभित करता है। वैज्ञानिक नाम है इसका रोडोडोंड्रोन अर्बोरियम है। तो किसका वैज्ञानिक नाम रोडोडोंड्रोन अर्बोरियम है? तो राजकीय पक्षी बुरांश का राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री जो है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। वनस्पति कुल। यह एरिकेसी कुल का एक सदाबहार एवरग्रीन वृक्ष है। क्या है? यह एरिकेसी कुल का एक सदाबहार
ग्रीन वृक्ष है। भौगोलिक ऊंचाई एवं रंग परिवर्तन, तो यह वृक्ष मुख्य रूप से 1500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सामान्यतः बुरांस के फूल गहरे लाल या चटक गुलाबी रंग के होते हैं, परंतु 11,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस भी पाए जाते हैं। तो सफेद रंग के बुरांस कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सफेद बुरांस पाए जाते हैं, जो अत्यंत क्या है, दुर्लभ है। यह वृक्ष मुख्य रूप से 1500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सामान्य बुरांस के फूल गहरे लाल तथा चटक गुलाबी रंग के होते हैं। अगला है खिलने का समय। तो बुरांस का खिलने का समय क्या है? तो बुरांस के फूल पूरी तरह से बसंत के आगमन पर यानी फरवरी से अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इसके फूलों का रस हृदय रोग के लिए अत्यंत गुणकारी माना जाता है। किसका? बुरांस का। तो बुरांस का जो हृदय रोग के लिए जो इसका जूस होता है वो बहुत ही गुणकारी माना जाता है। और जो बुरांस के फूल खिलने का समय होता है तो बसंत के आगमन पर फरवरी से अप्रैल में इस पे फूल खिलने का समय होता है। जो सफेद बुरांस होते हैं वो कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं? तो वो 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। भौगोलिक ऊंचाई पर रंग परिवर्तन, तो इसका वृक्ष मुख्य रूप से 1500 मीटर से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। संरक्षण स्थित है। वनों के अत्यधिक दोहन और औषधीय महत्व के कारण इस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत पूर्णतः संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत इसे काटना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। किसको काटना? तो जो आपका संरक्षण इस वनों में अत्यधिक दोहन और औषधीय महत्व के कारण इस वृक्ष में बुरांस में वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। इसको क्या किया गया है? संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। अगर इसको कोई काटेगा तो ये कानूनी रूप से पूर्ण रूप से क्या है? प्रतिबंधित है, उनको सजा भी हो सकती है। अगला है आपका राजकीय तितली। तो राजकीय तितली है आपका कॉमन पीकॉक। ठीक है, उत्तराखंड अपनी समृद्ध जैव विविधता, ठीक है, के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में तितली को भी राजकीय दर्जा दिया गया है। घोषणा 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया गया। किस तितली को 7 नवंबर 2016 में राजकीय तितली घोषित किया गया? तो ये किया गया आपका कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया गया। वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो वाइनर। ठीक है, इसे लॉन पेपिलियो वाइनर भी कहा जाता है। ठीक है, विशेष प्रयास तितलियों के संरक्षण को और संवर्धन हेतु 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में, किसके संरक्षण के लिए? तितलियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 2016 में ही देहरादून के लच्छीवाला में एक भव्य बटरफ्लाई पार्क, ठीक है, तो बटरफ्लाई पार्क कहाँ है आपका? देहरादून में। देहरादून में कहाँ है आपका? लच्छीवाला में आपका बटरफ्लाई पार्क है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? आपका तितली पार्क की स्थापना, या तितली पार्क भी बटरफ्लाई पार्क जो है, तो बटरफ्लाई तो आपका इंग्लिश में हो गया, लेकिन हिंदी में जो इसका नाम है वो होता है आपका तितली पार्क। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई है। किसकी स्थापना और किस लिए की गई है? तो तितलियों के संवर्धन, तितलियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में एक भव्य बटरफ्लाई पार्क, तितली पार्क की स्थापना की गई है, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये पूरा हमने करा दिया है। अब मैंने पूरे एमसीक्यू भी जोड़े हुए हैं जो इसका पूरा का पूरा कंप्लीट करा देगा। इसमें मतलब कोई भी क्वेश्चन छूटने की एक भी संभावना नहीं रहने वाली है अगर मैं एमसीक्यू सीरीज कराता हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो आप बोर ना हो, इसलिए मैं इसको काफी मतलब ये पूरे जो चिन्ह वगैरह हैं ये तो मैंने पूरे करा दिए हैं। अब इसमें जो वो रह जाएंगे एमसीक्यू सीरीज, तो वो मैं अगली वीडियो में, अगर इसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो तभी मैं वो एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा। उसमें मैंने वही प्रश्न चिन्हित किए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे उत्तराखंड से संबंधित जितनी भी नई अपडेट्स, नई जानकारी, नए फोरम्स, नई जितनी भी चीजें हैं, चाहे करंट अफेयर हो चाहे कुछ भी हो, उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम से संबंधित जितनी भी जानकारी हो आपको सबसे पहले इस पर मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।